पॉइंट पे अगर आप देखें तो सरकार के पास पावर होती है कि अगर कोई भी कैदी है, अगर कोई बंदा किसी यूट्यूबर के साथ फ्रॉड करता है या फिर धोखे से उसके चैनल को ले लेता है तो उस बंदे को पुलिस चौकी पर जाकर क्या एक्शन लेना चाहिए। मान लो कोई पुलिस वाला किसी को पीट रहा है और कोई यूट्यूबर वीडियो बना लिया तो उस यूट्यूबर को क्या करना चाहिए, कहां पर उस पुलिस वाले के खिलाफ कंप्लेन करना चाहिए। एक पुलिस वाले को गाली देने का या फिर चाटा मारने का अधिकार है या फिर नहीं है। देखिए सर, यहाँ पे मार रहे लोग। अगर कोई यूट्यूबर किसी यूट्यूबर के ऊपर झूठ पटांग की वीडियो बना देता है तो झूठ बोलने वाले यूट्यूबर के खिलाफ क्या एक्शन होगा, उसके लिए क्या सजा है। तो आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो मेन क्वेश्चन मैं आज वकील साहब से पूछूंगा जो हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए अपने अधिकार के लिए। अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो वो आपका अधिकार है और सबसे बड़ा वो आपका हथियार है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो भाई सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो और अभी आपका प्रोफेशन क्या है। नमस्कार रोहित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने चैनल पे इस तरीके की वीडियो के बारे में बनाने के लिए सोचा। तो मैं बताना चाहता हूँ रोहित जी, मेरा नाम एडवोकेट संजीव है। मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ और इस समय मैं कांग्रेस पार्टी के लिए स्पोक्स पर्सन के तौर पे भी बड़ी सारी डिबेट्स के अंदर पार्टिसिपेट भी करता हूं। कांग्रेस का लीगल सेल, यूथ कांग्रेस का लीगल सेल का दिल्ली का इंचार्ज हूं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हूं। मेरा पालन पोषण जो पंजाब के पास एक डिस्ट्रिक्ट है पठानकोट के पास एक छोटा सा गांव है बोहा। जन्म मेरा वहां हुआ, मेरी 12th तक की एजुकेशन भी वहीं पर हुई। उसके बाद मैं अपनी 12th करने के बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं दिल्ली आया। दिल्ली के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और उसके बाद मैंने वकालत के प्रोफेशन को ज्वाइन किया और आज वकालत के प्रोफेशन में मैं काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को चला पा रहा हूँ। अच्छा, जरा सा आप ये बताएंगे अभी आपके जो क्लाइंट हैं वो कौन कौन से हैं जो अभी आपके क्लाइंट हैं। देखिए रोहित जी, मैं इस समय इंडियन यूथ कांग्रेस लीगल सेल का नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हूँ। तो बहुत सारे राजनेताओं को भी मैं रिप्रेजेंट कर चुका हूँ और बहुत सारी नामी गिनामी हस्तियां हैं, क्योंकि हमारा एडवोकेसी के अंदर क्लाइंट और एडवोकेट का एक ऐसा रिलेशन होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो मोटे मोटे तौर पे मैं इतना आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी हाई प्रोफाइल केसेस को भी मैं हैंडल कर चुका हूँ। एक आपने केस सुना होगा, दिल्ली के अंदर रेलवे भर्ती घोटाला हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों को इम्प्लीकेट किया था। तो वो केस भी मैंने हैंडल किया और अभी भी मैं हैंडल कर रहा हूँ और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनको मैं हैंडल कर रहा हूँ। सही बात है। तो जरा साहब अपने बारे में बताइए कि आपका ये प्रोफेशन कैसे स्टार्ट हुआ, मतलब कैसे आपने पढ़ाई किया, फैमिली कंडीशन कैसी थी पहले आपकी। देखें, मैं आपको बताना चाहूँगा रोहित जी, ये जो सफ़र था ये इतना आसान नहीं था। ये सफ़र बहुत चुनौतियों से भरा हुआ था और मैंने अपने कभी नहीं सोचा था कि मैं वकालत के प्रोफेशन को चुनूंगा, क्योंकि जब हम बचपन में होते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि हम बड़े होकर के डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। बट मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं कभी वकालत का एक हिस्सा बनूंगा और वकालत करूंगा। हुआ कि जिस तरीके से कि 12th तक की जो पढ़ाई दिखाई थी वो मैंने अपना हमारे जो गांव का जो स्कूल था, सरकारी स्कूल, वहां से अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करी और उसके बाद मैं दिल्ली आया। दिल्ली के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज है यमुना विहार में, वहां मैंने दाखिला लिया बीकॉम पास के अंदर। तो पंजाब से दिल्ली आने के बाद मुझे ये तो समझ में आ गया था कि जो चीजें हैं वो आसान नहीं होने वाली है, बहुत चैलेंजिंग सफर होने वाला है। और कहते हैं ना, गाँव छोड़ के अगर आप शहर आओ तो आपकी जो चीजें होती है डबल मेहनत वाली हो जाती हैं। हाँ, तो मुझे वो समझ में आ चुका था कि सफर जो है वो बहुत मुश्किल और चुनौतियों भरा होने वाला है। तो उस समय कुछ अच्छे लोग मुझे मिले और मैंने उनके साथ कोचिंग होम ट्यूशंस लेना शुरू करा। हाँ, मैं घर घर जाकर के बच्चों को कोचिंग देता था। सुबह 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक मेरा कॉलेज हुआ करता था। उसके बाद आधा एक घंटा घर में रेस्ट करने के बाद मैं 3 बजे से लेकर के शाम को 7, 8, 9, 10 बजे तक भी ट्यूशंस बच्चों को पढ़ाया करता था, जिससे कि मेरा जो रूम का रेंट था, मेरा जो खर्चा था पढ़ाई लिखाई का, वो सारा का सारा चलता रहा। देखिए, ये जो जर्नी इन्होंने बताया ना, ये कहीं कहीं हम लोग भी रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि जब मैं इलाहाबाद तैयारी करता था तो मैंने भी 1-2 महीने तक 1-2 बच्चों को पढ़ाया था। क्योंकि क्या होता है, जैसे हम लोग जब गाँव से शहर की ओर जाते हैं तो हम शहर जाते वक्त देखते हैं यार हमको पानी तक खरीदना पड़ जाता है। गाँव का जो अपनापन है कि आप पड़ोसी के घर में जाकर के भी रोटी खा सकते हो, तो शहरों के अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये हम जैसे लोगों को जो कि गांव में पले बड़े हैं, उनको शहर में आने के बाद समझ में आता है कि रास्ता जो है वो इतना आसान नहीं होने वाला। इस रास्ते में बहुत सारी चुनौतियां सामने आने वाली हैं। अब बात करते हैं कि आपकी ये एलएलबी वाली जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे आप ये एलएलबी के प्रोफेशन में आए, एडवोकेट के प्रोफेशन में कैसे? देखो, बहुत सारे मेरे यार दोस्त थे जो कि एमबीए करना चाहते थे,
तो उन्हीं के पीछे लग करके मैंने एमबीए का सफर शुरू किया। और एमबीए के सफर के दौरान जब मैंने कोचिंग ली तो उस समय मेरा सिम्बोयसिस SCMHRD पुणे में जो सिम्बोयसिस का ह्यूमन रिसोर्स का सेंटर है वहां मेरा एडमिशन हो गया था। वहां मतलब आप मान के चले मेरे पास कॉल लेटर आ गया था, मुझे सिर्फ फीस जमा करानी थी और मेरा एडमिशन कंफर्म हो जाता। बट समहाउ हुआ क्या कि पैसों का अभाव वो दोबारा एक चुनौती बनकर के मेरे सामने खड़ा हो गया और जिस वजह से मुझे वो प्लान अपना ड्रॉप आउट करना पड़ा। तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त, पैसे की कमी की वजह से आपने एडमिशन नहीं लिया? हाँ, क्योंकि वहां पे 2 साल की एजुकेशन फीस जो लग रही थी, ट्यूशन फीस मिला करके वो तकरीबन 15-20 लाख रुपए लग रही थी। और बैंक जो है वो आपसे 7 लाख रुपए से ऊपर जो भी अगर आपको एजुकेशन लोन भी प्रोवाइड करते हैं तो वो कोलेक्ट्रल के रूप में आपको देना पड़ता है। और उन चीजों के अभाव के कारण वो सपना मुझे वहीं पे छोड़ना पड़ा। तो मेरा एक बहुत अच्छा मित्र था जिसने मुझे ये बोला कि तू LLB के एग्जाम क्यों नहीं देता, LLB कर ले, एक डिग्री हो जाएगी। तो जस्ट फॉर दैट सेक ऑफ डिग्री कि चल बीकॉम तो मैंने कर ही लिया है, एक LLB करके एक डिग्री हो जाएगी तो उसके बाद कोई जॉब खोज लेंगे और 3 साल दिल्ली में और रह लेंगे। उस चक्कर में मैंने LLB भी कर ली। शुरू के 5-6 महीने तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया रोहित भाई कि ये वकालत चल कैसे रही है क्योंकि जब भी जज साहब कुछ बातें बोलते तो वो सब कुछ मेरे सर के ऊपर से जाता था, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये होगा कैसे। और एक टाइम आ चुका था जब मैं सोच के बैठ गया था कि मैं इस प्रोफेशन के लिए बना ही नहीं हूं और मुझे ये सब कुछ छोड़ छाड़ के कुछ और कर लेना चाहिए, कोई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। क्योंकि एक सबसे बड़ा ये था कि मुझे फैमिली को सपोर्ट भी करना था, क्योंकि फैमिली की फाइनेंशियल पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि फैमिली आगे कंटिन्यू कर सकती काफी अच्छे तरीके से। तो एक वो बर्डन कंडीशन ही ऐसी होती है ना, हमको कुछ भी कराने में मजबूर कर देती है। तो धीरे धीरे करते मैं इस प्रोफेशन को इतना एंजॉय करना मैंने शुरू कर दिया कि इस प्रोफेशन के अलावा मुझे कुछ और दिखाई नहीं। और मुझे ऐसा समझ में आना शुरू हुआ कि हो सकता है भगवान ने मेरे लिए यही लिखा था, तो इसलिए मुझे वो बाकी सारी चीजें नहीं मिली। तो 2016 से ये मेरा सफर शुरू हुआ जो आज तक कंटिन्यू है। और इस समय मैं कांग्रेस पार्टी के लिए स्पोक्स पर्सन के तौर पे भी बड़ी सारी डिबेट्स के अंदर पार्टिसिपेट भी करता हूं। कांग्रेस का लीगल सेल, यूथ कांग्रेस का लीगल सेल का दिल्ली का इंचार्ज हूं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हूं। और भी ये सफर मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर ये सफर भी कंटिन्यू होने वाला है और बहुत बेहतरीन तरीके से अब इस सफर को एंजॉय करने में मजा आ रहा है। सही बात है। अच्छा, जैसे मैं अभी बात करता हूँ तो आपके प्रोफेशन के बारे में हो गया, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कुछ ऐसे डाउट्स के बारे में, कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो ऑलरेडी सभी को पता होना चाहिए। जैसे एक यूट्यूबर जो है, या उसके चैनल पे 5 सब्सक्राइबर हो या फिर 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो, कोई भी यूट्यूबर हो, तो उसके लिए भी मैं कुछ क्वेश्चन पूछना हूँ। क्योंकि यूट्यूबरों में, मैं जिस यूट्यूबर प्रोफेशन में अभी आया हूँ वहाँ पर भी बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं। मतलब यूट्यूबर के साथ भी फ्रॉड हो जाता है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, किसी का चैनल ले लिए, इसको उल्लू बनाकर, किसी को नहीं पता है तो किसी का चैनल ले लिए, या फिर कोई किसी के ऊपर उटपटांग की वीडियो भी बना देता है। तो मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे स्टार्टिंग में, कि अगर यूट्यूबर के साथ फ्रॉड हो जाता है, ठीक है, कोई भी यूट्यूबर के साथ कोई भी चैनल कोई हैक कर लेता है या फिर ले लेता है, तो हम उस यूट्यूबर को क्या करना चाहिए, अपना जो कानूनी तौर पे क्या करना चाहिए उसे? देखिए रोहित भाई, अगर किसी भी यूट्यूबर के साथ, कोई भी यूट्यूबर अगर ये वीडियो देख रहा है तो मैं उसको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा होता है कि कोई आपका चैनल हैक कर लेता है या किसी भी तरीके से आपको परेशान करने की कोशिश करता है, तो आपको ऑनलाइन जाकर के साइबर सेल में रिपोर्ट करना है। आपको साइबर सेल में बताना है कि आपके साथ क्या हुआ, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तो पुलिस आपकी मदद नहीं कर पाएगी। और हमारे देश की साइबर सेल जो है वो काफी एक्टिव हो चुका है इन चीजों को लेकर के। तो आपको सबसे पहले साइबर सेल में जाना है, साइबर सेल में जाकर के रिपोर्ट करना है आपको साइबर सेल, क्योंकि आप देखेंगे ऑनलाइन ही सब हो जाएगा। हाँ, ऑनलाइन अगर आपके शहर में साइबर सेल का थाना है तो आप थाने में जाकर के भी रिपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके घर से थाना बहुत दूर है तो आप ऑनलाइन साइबर सेल कंप्लेंट जो है वो ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं। तो आपको कंप्लेंट फाइल करनी है सबसे पहले तो, और उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, मतलब जो भी जांच अधिकारी, जो भी आपसे पूछेंगे, आपको उनको सब कुछ सच बताना है कि आपके साथ क्या क्या हुआ, ताकि जो आपका चैनल किसी ने भी हैक किया है, ताकि आपका वो चैनल आपको वापस दिलवा सके और जिसने भी ऐसा काम किया है उसको वो सजा दिला सके। अच्छा, FIR और कंप्लेन में अंतर क्या होता है? जैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये डाउट होता है कि यार FIR क्या होता है और कंप्लेन क्या होता है, इसमें अंतर देखो क्या होता है? रोहित भाई, मैं आपको बताता हूँ, बड़े सिंपल भाषा में समझाऊंगा आपको। कंप्लेंट जो है वो पहला स्टेप है। लेट सपोज, एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझिए। जैसे मान के चलिए मैं हूं और मेरी गाड़ी किसी ने चुरा ली है, और सबसे पहले मेरा काम है कि मैं पहले
पुलिस स्टेशन में जाकर के रिटर्न में कंप्लेंट दूंगा कि मेरी सच एंड सच डेट को किसी ने मेरी गाड़ी चुरा ली है। तो कंप्लेंट देने के बाद पुलिस का अगला काम होता है उस कंप्लेंट के बेस पे एफआईआर रजिस्टर करना। मतलब हमारे कानून में ना दो टर्मिनोलॉजी होती है, एक होती है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, एक होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जहां पे पुलिस को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, मतलब पुलिस को कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए, और नॉन कॉग्निजेबल जहां पे पुलिस बिना कोर्ट की परमिशन के कुछ भी नहीं कर सकती। तो उसके बाद कंप्लेंट देने के बाद मेरी एफआईआर रजिस्टर होगी। तो कंप्लेंट जो है वो पहला स्टेप है और एफआईआर जो है वो उसका दूसरा स्टेप है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से बड़ी इंटरलिंक्ड हैं। पहले आपको कंप्लेंट देनी पड़ेगी, आपकी कंप्लेंट पे पुलिस जो आगे कार्रवाई करेगी उसको एफआईआर बोलते हैं। अच्छा, जैसे बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ यूट्यूब पे आए दिन कुछ न कुछ होता है कि किसी के ऊपर वीडियो बना देता है, चाहे फेक बना दिया, फिर रियल नहीं है तब भी लोग बना देते हैं। जैसे एग्जांपल में आज का सोशल मीडिया का जमाना है, आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया पे बहुत सारी उटपटांग चीजें चलती हैं। एग्जाम्पल में अगर कोई भी यूट्यूबर किसी भी यूट्यूबर के ऊपर कुछ गलत चीजें फैलाता है, जैसे एग्जाम्पल में कोई मेरे बारे में फैला दे कि यार रोहित भाई ने किसी को ऐसा बोल दिया है, फिर रोहित भाई किसी के पैसे ठग लिए, मतलब किसी को भी बदनाम करता है, किसी ने बोल दिया करीम नाटी को यार ऐसा हो गया, तो जो बंदा बोल रहा है तो क्या उसके लिए भी मतलब कि जैसे अगर कोई मेरे बारे में गलत अफवाह फैला रहा है तो मेरे को क्या करना चाहिए? चौकी पे जाना चाहिए या फिर साइबर पे जाना चाहिए? देखो मैं बताता हूँ, इसमें इसके लिए ना तो आपको चौकी में जाने की जरूरत है, ना ही आपको साइबर सेल में जाने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे आपके नाम से गलत चीजें अफवाह के तौर पे उड़ाई जा रही हैं, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको किसी भी वकील साहब के पास जाना है और वकील साहब को बोलना है कि वो उस इंसान को नोटिस भेजें, ताकि अगर वो इंसान अपनी गलती रियलाइज करके अगर आपको सॉरी बोल देता है रिटर्न में, तो आप मैटर को वहीं क्लोज कर सकते हैं, या आप उस मैटर को लेकर के कोर्ट में डिफेमेशन का मुकदमा भी डाल सकते हैं कि जिससे आपकी मानहानि हुई है। तो इसके लिए आपको कोर्ट में मुकदमा डालना पड़ेगा डिफेमेशन का, कि आपकी इस सच वीडियो के माध्यम से आपकी मानहानि हुई है, क्योंकि बिना तथ्यों के बिना चीजों के ये सारी की सारी अफवाह आपके बारे में उड़ाई गई है। तो आप इसके लिए डिफेमेशन का मुकदमा कोर्ट में डाल सकते हैं। देख रहे हो जैसे बहुत सारे लोग करते हैं ना, किसी के ऊपर उटपटांग की इतने टाइम क्या होता है, लोगों के हाथ में मोबाइल है तो वो कुछ ही बकबकाने लगते हैं व्यूज के चक्कर में। तो अब भाई सोच समझ के बोलो, एक जिसके बारे में आप बोल रहे हो उस वो भी आपके ऊपर केस कर सकते हैं। आजकल क्या है कि लोग व्यूज के चक्कर में ना बहुत सारी ऐसी अफवाहें उड़ा देती हैं कि जिससे कि लोग प्रभावित हो जाते हैं। क्योंकि देखो, जब भी आप YouTube में आते हो, YouTube अगर आप अपना प्रोफेशन बनाते हो फुल टाइम, तो आपको फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं और वो आपकी एक एक बात को सच मान बैठते हैं बिना वेरीफाई किए। तो ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप YouTube पे अगर कोई भी बात बोल रहे हो तो एटलीस्ट आप उसके फैक्ट्स चेक करो कि ये बात सच भी है या नहीं है। अगर ये बात सच है तो ही आपको बोलना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि ये बात झूठी है या ये फेक न्यूज है तो आपको उसको सर्कुलेट ही नहीं करना चाहिए। तो ये आपकी भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हर यूट्यूबर की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोई ऐसी बात ना करे जिसके बारे में उसको कुछ ना पता हो और जिसके बारे में वो श्योर ना हो। अगर उसके पास किसी बात का सबूत है तो सबूत के साथ उसको वो बात करनी चाहिए। ऐसे बेकार में अफवाह नहीं उड़ानी चाहिए, क्योंकि आपको देखने वाले जो आपके व्यूवर्स हैं वो भी इस बात से प्रभावित होते हैं और उनके माइंड के अंदर भी यही सारी बातें चलना शुरू हो जाती हैं। तो ये सबकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी किसी के बारे में गलत अफवाह ना उड़ाए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो आम पब्लिक है उन्हें भी अपने अधिकार के बारे में पता नहीं होता है। जैसे एक क्वेश्चन मेरे डाउट में हमेशा रहता है और ज्यादातर लोगों के पास होता है, क्योंकि लोग देखो कुछ लोग होते हैं जो पुलिस का ऐसा काम है कि लोग उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा पुलिस की कुछ ऐसी दादागिरी होती है जिस वजह से आम पब्लिक भी परेशान हो जाती है। जैसे एक चीज कॉमन है कि कोई भी पुलिस पहुंचता है किसी को भी गाली दे देता है तुरंत। जैसे कोई भी एक हवलदारी आया या फिर होमगार्ड भी कोई भी है, ठीक है, एक दरोगा भी पहुंचा, किसी भी आम नागरिक को गलती किया ना किया हो उसे गाली दे देता है। तो थोड़ा सा आप ये लोगों को बता दीजिए कि वो गाली दे सकते हैं, ये संविधान में है, या फिर कब गाली दे सकते हैं कब नहीं? देखिए रोहित भाई, गाली किसी को भी गाली देना ना तो हमारे संविधान के अंदर है और ना ही कहीं पर भी कुछ भी ऐसा है। पहली बात तो जो पुलिस है वो आप लोगों की हिफाजत करने के लिए, ना कि आप लोगों को गाली देने के लिए। बट बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आती हैं दिन प्रतिदिन और बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है कि पुलिस वाले ने उनके साथ बदतमीजी से बात करी, गाली दी, मैन हैंडल किया, परेशान कर रही है पुलिस। तो ऐसी बहुत सारी चीजें सुनने में आती है। अगर किसी के साथ भी अगर कुछ ऐसा होता है तो उनको अपने पास के थाने में जाना है और थाने में जाकर के रिटर्न कंप्लेंट करनी है कि पुलिस वाले ने, किसी भी पुलिस वाले ने जिसने भी आपके साथ
बिहेव किया है उसके खिलाफ आपको एक रिटर्न कंप्लेंट फाइल करनी है और उनके सीनियर अफसर तक ये वाली बात आपको पहुंचानी है कि आपके साथ इन्होंने बदसलूकी करी, आपके साथ गाली गलौज किया, आपके साथ मार पिटाई करी। तो ये सारी की सारी बातें आपको जाकर के उनके सीनियर अफसरों तक ये बात को पहुंचाना पड़ेगा। तो कोई भी पुलिस वाला या कोई भी आम इंसान आपके साथ गाली गलौज नहीं कर सकता, मार पिटाई नहीं कर सकता। अगर कुछ भी ऐसा होता है तो आपको अपने पास के थाने में जाकर के रिपोर्ट करना है और उनको लिखित में शिकायत देनी है। और जैसे एक चीज हमको एक बात और बता दीजिए कि जैसे मान लो कोई भी आप किसी भी बंदा कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, तो किसी के सामने पुलिस वाला या फिर कोई भी बंदा कुछ गलत कर रहा है, तो जो हम लोग वीडियो बनाते हैं, ठीक है, वो तो अधिकार में ही है, अभी तो आया है, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि जैसे कोई भी बंदा किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, फिर कोई पुलिस किसी को मार रहा है, तो जो लोग वीडियो बनाते हैं वो अपनी वीडियो को लेकर कहाँ पर शिकायत करें? मतलब चौकी पे जाए तो क्या पता चौकी इंचार्ज ही हो, ठीक है, तो कहाँ पर वो इंसाफ पा सकता है? देखो, अगर जैसे मैं आपका एग्जाम्पल को अगर इस तरीके से समझूं कि आप देख रहे हैं कि कोई पुलिस वाला रिश्वत ले रहा है या कोई पुलिस वाला किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है और आप उसकी एक वीडियो फुटेज बना लेते हैं, तो ये दोनों एक अलग अलग चीजें हैं। अगर कोई पुलिस वाला रिश्वत ले रहा है और आपने उसकी एक वीडियो बना रखी है तो आपको एंटी करप्शन ब्रांच में जाना है और वहां जाकर के अपनी वीडियो के साथ एक रिटन कंप्लेंट देनी है कि जी मेरे पास एक वीडियो फुटेज है और मैंने ऐसा ऐसा रिकॉर्ड किया और आप इस चीज को देखें। तो जो एंटी करप्शन ब्यूरो है वो उसके ऊपर मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी और पता लगाएगी कि ऐसा कुछ हुआ भी था या नहीं हुआ था। तो आपको पहले तो एक रिटन कंप्लेंट देनी है जाकर के थाने के अंदर। उसके बाद अगर दूसरे क्वेश्चन को लेकर के चले कि अगर कोई पुलिस वाला किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है, मार पिटाई कर रहा है और अगर आप वीडियो बना लेते हैं तो आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाना है और जिस इंसान के साथ मार पिटाई हुई है उसको भी लेकर के जाना है, क्योंकि असल कंप्लेंट तो वही करेगा। आपके पास एक एविडेंस है, आपके पास तो एक एविडेंस है जिससे आप ये साबित कर सकते हो कि हाँ ये मार पिटाई हुई है। तो आपको उस इंसान को अपने साथ ले जाकर के थाने में जाना पड़ेगा, कंप्लेंट देनी पड़ेगी और उसके साथ अपनी जो आपके पास फुटेज है वो भी देनी पड़ेगी। अगर थाने वाले आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आपको जो उनके बड़े अधिकारी हैं उनके पास जाना पड़ेगा। अगर वो भी आपकी बात नहीं सुनते हैं तो कोर्ट में आकर के आपको कंप्लेंट देनी पड़ेगी, मुकदमा डालना पड़ेगा ताकि उस चीज के ऊपर कार्रवाई हो सके। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले आपकी बात नहीं सुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर पुलिस आपकी बात नहीं सुनती, सभी खराब नहीं होते ना, बहुत पुलिस वाले अच्छे भी होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं। जैसे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में, जैसे अगर कोई भी पुलिस वाला, ठीक है, आप लोग वीडियो शूट कर रहे हो, कोई भी पुलिस वाला आपको या फिर किसी भी बंदे को मार दिया, मान लो जैसे चालान ही कर रहा है एग्जाम्पल में, तो पुलिस वाले ने आपको थप्पड़ मार दिया। अब आप वीडियो जब बना रहे हो तो एक बात याद रखना कि आपको उस वीडियो में बोलना है कि पुलिस वाले ने आपको क्यों मारा, ठीक है, और ये भी दिखाना है। और सबसे पहली चीज कि आपको इस वीडियो में बदतमीजी नहीं करना है पुलिस के साथ। आप विनम्रता पूर्वक बार बार वीडियो में बोलिए सर मैं आ रहा था, आप चालान काटते, आपने मेरे को चाटा क्यों मारा। उस वीडियो में आपको बार बार जो पुलिस वाले ने किया है उसको दर्शाना है ताकि कोर्ट में आप प्रूव कर सको। और अगर वीडियो में आप भी उत्साहित हो जाते हो, अगर आप भी पुलिस के साथ बदतमीजी करने लगते हो तो भाई आप भी फंस जाओगे। सही बात है ना सर? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है रोहित भाई, आपकी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। देखिए होता क्या है कि ऐसा कह देना कि पुलिस वाले हर बार बदतमीजी करते हैं तो ऐसा नहीं होता है। कभी कभार गलती हमारी होती है जिससे कि, क्योंकि देखो अगर आप पुलिस की ड्यूटी को समझे ना तो पुलिस की ड्यूटी जो है वो बहुत मेहनत वाली ड्यूटी है, ठीक है, 24 घंटे वाली ड्यूटी है, ठीक है। और एक पुलिस वाला जो रोड पे 24 घंटे के लिए खड़ा है या 12 घंटे से लगातार खड़ा है, धूप में, छांव में, बारिश में, और आप जाकर के उसके साथ बदतमीजी करते हो तभी वो आपके साथ बदतमीजी करता है, मेरा तो ऐसा मानना है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो उस मौसम की वजह से या खड़े होने की वजह से परेशान है और उनकी बातों के रवैये से हमें लगता है कि वो हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से पुलिस वाले जो हैं वो हमारी हिफाजत करने के लिए हैं और हमें भी पुलिस वालों के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। जैसे हम देश की फौज का सम्मान करते हैं वैसे ही हमें हमारे जो पुलिस के जवान हैं उनका सम्मान करना चाहिए, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए ताकि वो भी हमसे अच्छे से व्यवहार करें और उनको भी लगे कि देश के जो नागरिक है वो हमारी इज्जत करें। ये आपको जानने की चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जो भी ऑडियंस वीडियो देख रही है, ये कॉमन सी चीजें हैं, आपको जानने की जरूरत है, हर किसी को पता होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो आपके रक्षा के लिए आया है आप उसी से लगो, भैया मेरे को ये पता है, संजीव सर ने बोला था, संजीव भाई ने ऐसे बोला था, ऐसे करना है। ये करने के बाद नहीं, बस आपको जानने की जरूरत है। क्या पता किस्मत कब कहाँ खराब हो, ये कोई नहीं जानता, ठीक है। तो जो रही बात भाई, रिस्पेक्ट पुलिस की करना चाहिए। जो इन्होंने बताया कि सबसे जो टफ होता है वो पुलिस वाले की जॉब होती है। अगर आप लोग कभी ध्यान से देखो, अपने मेरे 2-3 दोस्त भी हैं पुलिस में, ठीक है, वो क्या होता है दीपावली पे, जैसे अभी हम लोग हैं यूट्यूबर है, ठीक है, कभी भी छुट्टी मार ली है, कोई कंपनी में जॉब करा है कभी भी छुट्टी मार ली है, यहाँ तक कि बैंक में भी, अभी कोई भी अदर
सर्विस में है भाई, बहुत ही वो गवर्नमेंट जॉब ही है, वो छुट्टी मार सकता है, लेकिन एक पुलिस वाले को छुट्टी मांगना भी सबसे ज़्यादा टफ हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में होली दीपावली पे वो सही से अपने घर भी नहीं आ सकते, उनको ड्यूटी करना होता है, कब कहाँ क्या हो जाए, कब कहाँ क्या हो जाए, तो भाई तब तो जॉब उनकी होती है। तो संजीव भाई आपने बहुत सारी चीज़ें हमारी जो ऑडियंस को क्लियर कर दिया है। एक चीज़ हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, अभी आप वकालत से अब बात कर लेना थोड़ा सा इनकम के बारे में भी, ये भी आप वकालत से कुछ मोटा मोटा कितना पैसे दबा ले रहे होंगे? देखिए रोहित भाई, देखिए ये मैं थोड़ा सा बीच में मैं माफी चाहूंगा बोलने के लिए, मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ अपनी ऑडियंस को, एक मोटिवेशन के पर्पज से मैं इनकी इनकम पूछ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का भी शौक होता है यार मेरे को भी वकालत करना है, मेरे को भी वकील बनना है, तो बस एक मोटिवेशन के पर्पज से पूछ रहा हूँ कि कितना ये पैसे कमाते हैं। ठीक है, मेरा पर्सनली ऐसा नहीं कि संजीव भाई कितना कमाते हैं जरूर बताएं ऑडियंस को, ऐसी बात नहीं है, बस एक मोटिवेशन के पर्पज से। देखिए रोहित भाई, अगर मैं आपको एक क्लियर अंदाजा तो नहीं दे सकता, बट मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि मैं 5 डिजिट में इस प्रोफेशन से अर्निंग कर लेता हूँ। मैं आपको ये नहीं बता सकता एग्जैक्ट मैं कितना कमाता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको सीक्रेट रहना ही चाहिए। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी प्रेजेंटली मैं 5 डिजिट के अंदर इनकम कर लेता हूँ पर मंथ की। तो आप उसको किसी भी तरीके से किसी भी आंकड़े में जोड़ सकते हैं। तो आप जाते जाते आपके व्यूवर्स को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, और जितनी भी ऑडियंस ये चैनल देख रही है मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि हमें सब लोगों के साथ मिल करके रहना चाहिए। ना तो हमें पुलिस वालों के साथ बदतमीजी करनी चाहिए, ना किसी आस पड़ोस वाले लोगों के साथ बदतमीजी करनी चाहिए। जितना हो सके हमें प्यार मोहब्बत से बातों को सुलझा लेना चाहिए। गुस्सा करके चीजें खराब करके कोई फायदा नहीं होता। हमें प्यार मोहब्बत से बैठ करके चीजों को सुलझा लेना चाहिए, और अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए और उस बारे में रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप पुलिस को बताओगे नहीं, पुलिस इस मामले में जांच नहीं कर सकती और पुलिस आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस के पास आपको एक फॉर्मल कंप्लेंट देनी पड़ेगी, तभी पुलिस कोई भी कार्रवाई कर पाएगी। अगर आप कोई भी कंप्लेंट नहीं दोगे तो पुलिस को नहीं पता लगेगा कि आपके साथ क्या गलत हुआ है। तो अगर आपके साथ कोई भी बात गलत होती है, कुछ भी गलत घटना घटती है, तो आपको पुलिस स्टेशन में जाकर के रिपोर्ट करके बताना पड़ेगा कि कोई इंसान आपको परेशान कर रहा है, धमकी दे रहा है, या आपके बारे में गलत अफवाह उड़ा रहा है। तो कोई भी अगर ऐसी बात आपको लगती है तो आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर के अपनी एक कंप्लेंट देनी चाहिए। सही बात। तो संजीव भाई ने बहुत सारी चीजें डाउट कर दिया है आपको। और देखो जितने भी लोग हैं, मेरा इस वीडियो का पर्पस ये है कि आपको भी कुछ चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि देखो केवल यूट्यूब के बारे में पता है, बहुत सारे यूट्यूबरों के साथ फ्रॉड हो जाता है। तो मेरे पास बहुत सारे लोग पूछते हैं कि रोहित भाई अब हम क्या करें। अब भाई मैं तो सबको बता नहीं सकता कि हाँ भाई आओ हम बताएंगे आधे घंटे। तो फिर मैंने संजीव भाई को पकड़ा, भाई आप आओ, जो हमारी ऑडियंस है वो ज़्यादातर यूट्यूबर भी है और उनके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है भविष्य में। कुछ लोग क्या कहते हैं चैनल के साथ फ्रॉड कर लेते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं चैनल सेलिंग के नाम पे फ्रॉड कर लेते हैं। यूट्यूबर के साथ भी फ्रॉड होता है, कोई किसी के ऊपर उल्टा पुल्टा वीडियो बना देता है। तो वीडियो बनाओ लेकिन तथ्य के साथ, व्यूज के चक्कर में वीडियो बनाओगे तो फंस जाओगे। ठीक है, और संजीव भाई ने बहुत सारी चीज़ें आपको डाउट जो है क्लियर कर दिया है। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। संजीव भाई आपका कोई चैनल वैनल है? देखो मेरा छोटा सा एक चैनल है तरनाच एसोसिएट्स के नाम से। हाँ, तो जिसमें हम कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं। तो तरनाच एसोसिएट्स के नाम से मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो फिर मिल देंगे वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।